चलिए, दाब के बारे में हमने जाना कि दाब प्रेशर किसी लिक्विड के कारण किसी गहराई h पर होता है, P बराबर रो जी एच। ठीक है, अब हम उस दाब को हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर, जिसको हमने लिखा था 1.103 है ना, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? इसको मापने के लिए क्या होता है? इसके लिए डिवाइस होती है बेटे बैरोमीटर। तो हम दाब की बात करें तो दाब के अंदर ही हम एक चीज पढ़ते हैं बैरोमीटर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बैरोमीटर को हम बेटे पहले ही केटीजी में जान चुके हैं, केटीजी में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि दाब का टॉपिक एक्चुअल में यहाँ आता है तो यहाँ पर हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बैरोमीटर, बैरोमीटर है ना, हिंदी में बैरोमीटर ही बोलेंगे इसको, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इट इज यूज टू मेजर दी, है ना, इसे टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट ही बोल सकते हैं, टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट है ना। क्या होता है बेटे बैरोमीटर में? दिस इज यूज, यह है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं यूज्ड टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर का, है ना, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापता है। और किसने करा था ये एक्सपेरिमेंट? टॉर्सली ने। तो इसलिए टॉर्सली एक्सपेरिमेंट ही बोल देते हैं। है क्या एक्सपेरिमेंट भाई? बेटा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बर्तन में हमने क्या ले लिया? पारा ले लिया। ये हमारे पास पारा है, पारा समझते हो, मरकरी Hg। अब इसमें एक ट्यूब दबाई, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं परिनली का। तो एक नली दबाई, ऐसा समझ लीजिएगा एक नली थी, उसमें मान लीजिए कुछ भर के रखा हुआ हमने पहले से ही। अगर उसमें कुछ भर के रखा हुआ, उसको खाली कर दो खाली, तो उसके अंदर कुछ नहीं बचा, हवा भी नहीं बची, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम कैसे क्रिएट करा? मान लो आपने उसके अंदर पूरा का पूरा ये भर दिया, मरकरी भर दिया, तो उसमें हवा तो नहीं हुई। फिर धीरे धीरे उसमें से हटाया वो मरकरी, और उसको हटाने के बाद जैसे उसको खाली करके उसमें डुबोया, तो उसका मतलब उसके अंदर वैक्यूम था। जब उसमें वैक्यूम हुआ, यानी कि आप ये समझ लो कि आपके पास एक ट्यूब है जिसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ। यहां पर वैक्यूम मतलब निर्वात हमने इसमें क्रिएट किया हुआ। अब इसमें यहां पर ध्यान देखो तो यहां पे कौन है? वायु है। तो वायु है तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। कितना आएगा वो प्रेशर? P नॉट आएगा। तो यही मुझे मापना है, ये P नॉट कितना है, यही मेरा सवाल है कि P नॉट कितना है इस एक्सपेरिमेंट से। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है हवा। जब यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से दबेगी जब कोई चीज़, तो ढेर सी बात है ऊपर चढ़ेगा बीच में से। यहाँ तो कुछ भी फोर्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो यहाँ से दबेगा, यहाँ से हवा लग रही, दबा रही, इसको दबाती जा रही, तो यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाली है, बिल्कुल वैक्यूम है, हवा भी नहीं है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये ऊपर चढ़ने लगेगा, चढ़ने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे हवा का दाब उतना नहीं था जितना यहाँ पे था। तो जैसे ही ऊपर चढ़ा तो इस पॉइंट पर इस लिक्विड के कारण इतनी गहराई की वजह से एक दाब आ गया, और ये दाब जब इस वाले दाब के बराबर हो जाएगा तो ये ऊपर चढ़ना रुक जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एक पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया h ऊंचाई, और यहाँ पे एक स्केल लगा दिया, ये स्केल लगा दिया और इस ऊंचाई को माप लिया, है ना। इसको माप लिया हमने। h को कितना आता है बेटे? h को माप के देखा कि भैया आता है 76 सेंटीमीटर। कितना आता है? h बराबर 76 सेंटीमीटर आता है, ये वाला, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर दाब जो है कितना है? 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम या मरकरी स्तंभ के बराबर है। अच्छा, अब जब ये
एक ही लेवल पर है, हमने पढ़ा था कि एक ही लेवल के सभी बिंदुओं का दाब समान होता है। यस, हमने पढ़ा ये बात। तो इसको मान लो मैं पॉइंट ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी नाम दे दूं, तो पी ए और पी बी बराबर होंगे, तो पी बी और पी ए बराबर होंगे। और पी ए किसको बराबर बैठेगा? पी नोट के, जो मुझे निकालना है। और पी बी किसके बराबर बैठेगा? 76 सेंटीमीटर एच जी कॉलम या 76 सेंटीमीटर एच जी स्तंभ। इसका मतलब इतना दाब एटमॉस्फेयर के दाब के बराबर होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस दाब को हमने पढ़ा भाई कि ये क्या हुआ है, कॉलम हो गया, गहराई होगी तो एच ऊंचाई, एच गहराई और 76 सेंटीमीटर है, तो रोजीएच लगा देंगे। हमें पता है कि भाई पी बराबर कितना होता है, रोजीएच, जो कि गहराई पर डिपेंड करता है। और मरकरी की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, मरकरी की डेंसिटी हमने पहले लिखी थी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जी की वैल्यू पता ही, एच हमने माप लिया, एच हमने मापा तो देखा 76 सेंटीमीटर। अच्छा 76 सेंटीमीटर कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा इतना होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट का एपरेटस कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, अपने सामने इसको रख के कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, है ना। तो रो जी एच के बराबर ही ये होता है। तो रो कितना 13.6 इंटू 10⁻³, जी कितना 9.8 और एच कितना 0.7 मीटर 76 मीटर। बेटे इसको लगता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इतना पास्कल, है ना, 1.013 या पास्कल भी बोल सकते हैं इसको यूनिट को, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है पी नॉट या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, इसी को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू यहां से आती है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 76 सेंटीमीटर, या फिर 76 सेंटीमीटर की जगह 760 mm भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यही है कि हमारे ऊपर इतना दाब हमेशा पड़ा रहता है, ठीक है। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम इस दाब को निकालते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ हवा का ही दाब निकालें, हम कोई भी दाब निकाल सकते हैं। किसी भी गैस का चारों तरफ कोई भी गैस भर दो, चारों तरफ पूरे कमरे में कोई भी गैस भर दो, उस कमरे में उस गैस को भरने से मरकरी के कॉलम की ऊंचाई बदल जाएगी। भाई अलग अलग गैस का दाब अलग अलग होगा किसी भी जगह पर। तो अगर मान लो मुझे बोला जाए कि भाई मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई मैंने तो इसमें चारों तरफ वायु नहीं भरी, मैंने क्या भर दिया, ये ऊंचाई है और यहाँ पे क्या है, कोई भी गैस है, कोई भी गैस है। अगर किसी भी गैस का दाब निकालूंगा तो जो प्रेशर यहाँ पर आएगा गैस का, क्या वही प्रेशर इतनी ऊंचाई के कारण होगा? तो बस P ऑफ गैस बराबर H सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, यानी कि रो जी एच को सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेंगे और क्या है, आंसर आ जाएगा, है ना। जितनी भी एच आएगा सेंटीमीटर में, मीटर में, जितने भी आ जाएगा वहां से आप नोट कर लेंगे, एच मीटर लिख लो चाहो तो, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये गैस का दाब निकालने के काम भी आ जाता है। हालांकि गैस का दाब निकालने के लिए हमारे पास एक और डिवाइस से बोलते हैं मैनोमीटर, तो वहां से वो भी सीखेंगे कैसा होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं हवा की जगह चारों तरफ मीडियम हवा की जगह कोई और गैस कर दूं तो गैस के हिसाब से ऊपर चढ़ेगी है, जितनी ऊपर चढ़ेगी उस ऊंचाई को नोट कर लो और उसे मल्टीप्लाई कर दो, रो जी एच के साथ सॉल्व कर लो और जितना भी आंसर आएगा उस गैस का दाब यहाँ पर पता लग जाएगा कि हम किस गैस के वातावरण में दबाव में हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर आपने मरकरी ही क्यों लिया, पानी ले लो, सबसे आसान पानी है, सबसे सस्ता पानी है, पानी को रखो आसानी से मिल भी जाता है ना। मरकरी को ही क्यों लिया भाई, है ना। तो उसके कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेटे इसकी हाइट कितने 76 सेंटीमीटर आई मरकरी की, लेकिन अगर पानी लेंगे ना यहाँ पे तो पानी की ऊंचाई आती है 10.33 मीटर, वो हम निकालेंगे भी सॉल्व करके बता भी दूंगा कैसे आती है। तो 10.33 मीटर तक जाती है, यानी कि इतनी लंबी नली चाहिए 10.33 मीटर। 10.33 मीटर का मतलब लगभग आप ऐसा मान लो 2-3 मंजिलों ऊंचाई का लंबी नली चाहिएगी। तो क्या इतना लंबा एपरेटस बनाना पॉसिबल है? नहीं, इसीलिए वो हमारे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इतने बड़े एपरेटस को कहाँ लेके जाएंगे भाई इतने लंबे को, है ना। तो 76 सेंटीमीटर तो इतना सही होगा,
इतना सा होगा 76 सेंटीमीटर, तो इतना मतलब इतनी बड़ी नली तो बना सकते हैं। इसलिए एक तो कारण सबसे बड़ा यही है कि हम इसको लेते हैं, है ना, क्योंकि हाइट कम आती है। दूसरी बात, ये दीवारों से चिपकता नहीं है। ये मरकरी दीवारों से चिपक, पानी चिपक जाएगा, दीवारों से पानी चिपक जाएगा, ये दीवारों से चिपकते नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा सहसंजक बल, आसंजक बल या एडेसिव कोएडेसिव फोर्स। मरकरी के कणों के बीच में एक सहसंजक बल लगता है जो कि ज्यादा होता है मरकरी के और गिलास के बीच के कणों में लगने वाला आसंजक बल के से ज्यादा होता है। तो इसीलिए वो कभी भी से चिपक ही नहीं पाते गिलास से, और चिपक नहीं पाते तो इसकी जो मात्रा होती है वो पूरी की पूरी जितनी रहती है वो सेम रहती है ऊपर तक चढ़ने के हिसाब से, है ना। पानी क्या होगा, चिपक जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, थोड़ी बहुत सी रीडिंग में एरर आ सकती है ना। तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होगी, एक तो अपनी कौन सी हाइट, दूसरी कौन सी कि भाई ये इससे चिपकता नहीं है ना। तो हमने देख लिया कि भाई पानी अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, उसको लेकर चलते हैं। 10.33 मीटर ऊंचाई मैंने बोली, एक तो एक पानी का हो गया, एक फोर्स में जो है ज्यादा होता है संजक बल, और एक इसकी ऊंचाई होगी कि पानी को नहीं ले रहे हम, है ना, इसकी ऊंचाई पानी की 10.33 होती है। इनके कणों के बीच में असंजक बल ज्यादा होता है, संजक बल ज्यादा होता है मरकरी के। दूसरा तीसरा याद की चिपकता नहीं है। ये तो तीनों पॉइंट के हिसाब से हम इसको लेते हैं मरकरी को, है ना। तो मरकरी को लेना तो ठीक है, हमने ले लिया, अच्छी बात है, इसको यूज कर लिया, लेकिन पानी को क्यों नहीं लेते, हमने कारण जाना 10.33 मीटर। तो पानी के लिए अब वो प्रूफ करके देखते हैं यार कितनी मीटर हाइट आती है। चलिए अगर मान लो हमने पानी भरा, अगर हमने पानी भरा तो ये इतनी ऊंचाई तक गया, यहाँ पर क्या है भी, ये पानी वाटर है, और उसकी ऊंचाई को हमने देखा कि कितनी ऊंचाई तक जा रही है, माप भी सकते हैं, लेकिन मान लो माप नहीं रहे, आप वैसे प्रैक्टिकली देख रहे हो कितना निकालेंगे, क्योंकि हमें पता लग चुका है पीबी कितना आना चाहिए रो जी एच, और ये हमें पता लग चुका है कितना आना चाहिए 1.013 इंटू 10 की पावर 5 बराबर रो की वैल्यू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 9.8। अगर यहाँ से आप h निकालोगे ना तो h को सोल्व करके देखा गया कि भाई ये तो 10.33 आ रही, और प्रैक्टिकल करके देखा गया तो भी इतनी आ रही। इसका मतलब हमारे लिए ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इतने मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 10.33 मीटर, वो 0.76 सेंटीमीटर है, तो वो बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम इस वाली ऊंचाई को नहीं ले सकते। इसी से बोलते हैं कि पानी स्तंभ, हम इसको भी बोल सकते हैं कि। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। 10.33 मीटर पानी स्तंभ के बराबर भी वायुमंडलीय दाब होता है, लेकिन हम मरकरी से ही निकालते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली रिलायबल है, उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। स्टिक नहीं होता, फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। तीसरा अपना पानी की ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और दाब मापने की डिवाइस हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम दाब के बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। पहले यहाँ पर एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम किसी गैस का दाब मापते हैं, है ना, गैस दाब मापी बोल सकते हैं। यह गेज प्रेशर को मापता है या एक्सिस प्रेशर को, एक्सिस में कोई प्रेशर कितना है किसी गैस का, अधिक यानी कि एटमोस्फेयर के कंपेयर में कितना ज़्यादा है, उसको मापता है बेसिकली, है ना। तो आप एक तरह से गैस मापी कहो या फिर गेज प्रेशर मीटर बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि एक कंटेनर के अंदर ऐसे गैस भर लेते हैं। यहाँ पे क्या भर दिया हमने, गैस। इस गैस को भर दिया तो हमने ऐसे यहाँ पर एक लिक्विड डाल दिया, इसमें कोई भी लिक्विड डाल दो उसमें, तो चाहे पानी वानी कुछ भी डाल सकते हैं जो सबसे लगे। तो यहाँ पे एक प्रेशर आएगा गैस का, पी गैस, है ना। मान लो आपने लिक्विड डाला हुआ, इसमें लिक्विड डाला हुआ है, तो लिक्विड जो है यहाँ तक चढ़ गया, इसमें यहां तक ले गया, ऐसे चढ़ा दिया, ये गैस आई, यहां पर ये गैस आई, इसने दाब डाला, तो यहां पे दाब किसका दाब है,
कि यहाँ पे गैस का दाब है, इस पॉइंट को अगर मैं ये मान लूँ। अच्छा, एक ही लेवल के सभी बिंदुओं का प्रेशर सेम होता है, क्या पी ए बराबर पी बी होगा? क्या पी ए बराबर पी बी? और ये जितनी ऊंचाई है, यहाँ पे एक स्केल लगा देंगे, जितनी ऊंचाई है इसको, ऊंचाई को माप लेंगे, इसको माप लिया हमने। तो जितना भी यहाँ प्रेशर होगा, क्या वो प्रेशर इस ऊंचाई के कॉलम के बराबर होगा? और बाहर से कौन है? क्या बाहर से पी नोट भी होगा? बाहर से पी नोट भी होगा, एटमॉस्फेरिक तो रहेगा ही। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई पी ए बराबर पी बी, और पी बी किसके बराबर बैठेगा? क्या पी बी बैठेगा रो जी एच प्लस पी नोट के, और पी ए किसके बराबर बैठेगा? पी गैस के। तो पी नोट प्लस रो जी एच, इसको बोलते हैं वास्तविक गैस का प्रेशर। तो इसको बोलते हैं अपना कुल प्रेशर ऑफ गैस, है ना? ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, यानी कि रियल प्रेशर, वास्तविक दाब, रियल प्रेशर या फिर वास्तविक दाब इसे कह सकते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं सिर्फ चाहता हूं कि गैस का दाब कितना है, तो क्या प्रेशर या एटमॉस्फेरिक वाला घटा देंगे गैस में से, माइनस पी नोट बराबर रो जी एच, और ये कहलाता है आपका गेज प्रेशर, गेज प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, है ना? गेज प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर इसको बोलेंगे। तो ये पी गैस माइनस पी नोट है ना, ये अधिक्य कितना है, मतलब एटमॉस्फेयर के कंपेयर में इस गैस ने कितना दाब डाला हुआ है, तो इस गैस का दाब यहां निकाल लेंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही लेवल के सभी बिंदुओं का दाब समान होता है। तो जो गैस ने यहाँ पे प्रेशर डाला होगा, उसने पानी को ऊपर उठा दिया, पहले पानी एक ही लेवल पे था, मान लो पानी यहाँ से यहाँ तक लेवल पे था, जब दबाया तो ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, और पानी ऊपर चला गया, तो इसमें इस तरीके से हमें वो हाइट पता लग गई जितने दाब से ये ऊपर उठा। तो जितने दाब से ऊपर उठा वो वाली हाइट से हमने दाब निकाल लिया, बस। ऊपर से पी नोट तो आ ही रहा है, ओके। तो इसको मैनोमीटर को बस इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो सिंपल आपको बस ये इक्वेशन लिखने आनी चाहिए, दाब को लिखना आना चाहिए, दाब लिखना आता होगा सवाल हो जाएंगे, है ना। चलिए, एक यू ट्यूब नली दे रखी है, इस यू ट्यूब नली में आपको दिया है कि एक लिक्विड तो है जिसकी घनत्व 2 रो है, जिसकी डेंसिटी 2 रो है, इसकी डेंसिटी रो है ना। तो ये भारी है, ये हल्का है, इसलिए इसको ऊपर चढ़ा देगा है, लेकिन इसको ऊपर चढ़ा देगा तो ऊपर चढ़ाने पर एक जगह करके रुक जाएंगे, इक्विलिब्रियम में जाएगी, यानी कि रेस्ट पर आ जाएगा, यानी कि द्रव स्थिति की कंडीशन आ जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि अगर इसकी ऊंचाई यहाँ से h है, तो ये कितनी ऊंचाई है h डैश, ये कितनी ऊंचाई है h डैश। तो ध्यान दें कि ये वो ऊंचाई है, यहाँ पर देखो ये इससे इतना ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दें एक ही लेवल है, अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं, तो क्या एक ही लेवल के सभी बिंदुओं का दाब समान होता है? मैं फिर कह रहा हूं, इसको आप अच्छे से रट ले, एक ही लेवल के सभी बिंदुओं का दाब समान होता है। ये बात बार बार आएगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम अभी। यहाँ पे भी हमारे पास ये h डैश निकालना है, हमें पता है भाई PA और PB बराबर होंगे, तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है इसका। क्या हमारे पास PA बराबर PB होगा? यस। क्या PA की वैल्यू, क्या PA की वैल्यू P नोट प्लस रो जी H 2 रो जी H होगी, बराबर PB की वैल्यू, P नोट तो जुड़ेगा ही हमेशा ऊपर से, अरे भाई यहाँ से P नोट तो लग रहा होगा, ऊपर से P नोट तो दोनों तरफ ही जुड़ रहा। हालांकि लिखेंगे हम कट जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम तो कटेगा ही पी नोट, लेकिन लिखने में कोई बुराई नहीं है ताकि प्रैक्टिस में याद रहे, तो भूल जाओगे फिर कभी कभी। और उसके लिए रो जी एच डैश, क्षमा जी 2 रो जी एच बराबर रो जी एच डैश, क्षमा यानी कि एच डैश कितना है, इस 2h का डबल है, बस सिंपल है। वो कोई भी यूनिट वैल्यू दे देता अगर तो वैल्यू से भी रहता है, यानी कि डेंसिटी बस भारी और कम के हिसाब से हमने इसको लिख लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक यूट्यूब नली दे रखी है, यूट्यूब नली जनरली हमारे पास थिन होती है, पतली होती है, ताकि इनके अंदर की जो ऊंचाई है ये हम नेग्लिजिबल मान सकें। तो जब यूट्यूब पतली नली दे देता है मतलब अंदर की मोटाई की बात हम नहीं करते। खैर, तो उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, L ऊंचाई तक भरा हुआ है।
इधर भी LU तक एक लिक्विड बायोलॉजिकल डेंसिटी 2 रो है और बीच में एक सेपरेटर जो उनको सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है। तो एक स्विच लगा हुआ है बेसिकली जो कि इनको अलग अलग करके रखे हुए हैं। तो ये दोनों लिक्विड कैसे हैं? इमिसिबल, अमिश्रणीय लिक्विड है, दोनों आपस में मिलने पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ऐसा मान लेंगे। तो हर सवाल में आपको दिया रहेगा कि लिक्विड इमिसिबल है या लिक्विड अमिश्रणीय है। तो जब हम इसको हटा देंगे, जब हमने इसको हटा दिया तो ये भारी है, ये हल्का है, तो भारी वाला इसको धकेलेगा, ऊपर ले जाएगा, है, तो इसका ये पॉइंट खिसक के कहीं और पहुंच जाएगा, यहाँ कहीं भी पहुंच सकता है। तो आपसे यही पूछा है कि जब हमने इसको हटा दिया, पृथक करक को हटाने पर साम्य अवस्था किस बिंदु पर स्थापित होगा? तो मान लिए कि यहां से यहां आ गया, है ना, तो ये क्या होगा भाई, यहां से यहां आने पर तो ये आपका यहां पर आ गया, ठीक, पहले यहां था तो ये कितना नीचे आ चुका, मान लो x नीचे आ गया, तो ये कितना हुआ L-x, और ये ऊपर पहुंच गया, ये ऊपर पहुंच गया। तो ये कितना था पहले, यहां तक कितना था पहले, L था, अब कितना ऊपर चढ़ गया, x और चढ़ गया, तो ये कितना हो गया टोटल, L+x हो गया। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 रो। तो यहां पर साम्य अवस्था आ गई, यहां पर साम्य अवस्था आ गई है, क्लियर। अब बात यह है कि भाई हमारे पास जो है कि ये x कितना है, मतलब ये निकालना है कि कितना शिफ्ट हो गया यहां से, भाई ये x शिफ्ट हुआ होगा ना, यहां से ये x शिफ्ट हुआ, जितना ही आगे चला ये ऊपर खिसक गया, उतना ही नीचे आया। तो ये x ही हमें निकालना है, ये x ही हमें निकालना है। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई इस x को निकालने के लिए हमें पता है कि इस बिंदु पर और चाहे इस बिंदु पर, इस बिंदु को मान लो A, इस बिंदु को मान लो B, क्या A और B एक ही तल में है, एक ही लेवल पर है? यस। क्या दोनों एक ही लेवल पर होंगे तो क्या एक ही लेवल के सभी बिंदुओं का दाब समान होता है? यस। तो यही इस कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, तो यानी कि PA बराबर PB, तो P0 प्लस यहां से यहां तक की गहराई L+x है, दिस इज L+x। तो रो कितना, रो G H कितना, L+x, और P0 प्लस उसकी कितनी गहराई है, 2 रो G L-x, छम। तो भैया रो जी से रो जी कट जाएगा, जब ये कट गया तो बचे ये दोनों बचे, छम्मा। तो कितना बच गया, L+x बराबर 2L - 2x, 3x बराबर L, x बराबर L/3। तो L/3 के बराबर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, L/3 के बराबर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बस, तो इस तरीके से हमें दाब की इस कंडीशन को अप्लाई करना आना चाहिए और दाब लिखना आना चाहिए, है ना। इस सेम वैरायटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, इस बार हमने 3 लिक्विड लिए, इसकी डेंसिटी ले लीजिएगा रो, हाइट L तक भरा हुआ है, इसमें डेंसिटी 2 रो है, इसमें डेंसिटी 3 रो है, और बीच में सेपरेटर लगाए हुए हैं। ये क्या है, सेपरेटर, इनको सेपरेटर बोलते हैं, जो कि पृथक करके रखते हैं इनको। इन सेपरेटरों को हटा दिया, खींच दिया, इन सेपरेटरों को हटा दिया। जैसे इनको हटाया तो जो भारी लिक्विड है वो उधर भगाएगा इनको ऊपर की तरफ, भारी लिक्विड, तो ये रो, ये 2 रो, ये 3 रो, तो भारी लिक्विड की वजह से ऊपर जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे। मान लो मैं नया डायग्राम बनाऊं, तो मान लीजिएगा कि यहां तक आ गया, ये नीचे हो गया, तो ये कितना रह जाएगा, L-x। भाई यहां से ये नीचे आ गया x, जो था ये बीच में आ गया कहीं, है ना। तो हमारे तीनों लिक्विड इस तरीके से हो गए। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां आ गया या यहां आ गया, तो ये कितना चढ़ गया ऊपर, x, तो टोटल कितनी आ गई, L+x। यहां से ये कितनी थी, L थी, तो ये कितनी आ गई, L+x आ गई यहां तक। ये कितनी रह गई, L-x। ये तो अपनी L थी ही, इसकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रो डेंसिटी का है, ये वाला 2 रो डेंसिटी का है, ये वाला 3 रो डेंसिटी का है। अब अगर मैं आपसे बात करूं
कि भाई इस बिंदु पर ये ए मान लो, ये बी मान लो, क्या ए और बिंदु पर तनाव समान होंगे, सॉरी ए और बिंदु पर दबाव समान होंगे? यस, पी ए बराबर पी बी। अब ध्यान दो ये वाला का, यहाँ पे कितने दो लिक्विड भर रहे हैं, एक इतनी ऊंचाई का है एल का और एक एक्स का है, लेकिन इस बार डेंसिटी अलग अलग है, इस बार डेंसिटी अलग अलग है। तो क्या मैंने आपको एक सवाल ऐसा करवाया था, ध्यान दें, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि डेंसिटी रो 1 है, इसकी डेंसिटी रो 2 है, तो इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो यहाँ दाब बताओ, तो क्या लिखेंगे दे रो 1 जी h1 प्लस रो 2 जी h2, और अगर पी नोट भी है बाहर से तो पी नोट भी जुड़ जाएगा। क्या ये हमने सवाल किया था एक बार स्टार्टिंग में? तो यहाँ पर ध्यान दें दो कॉलम है, एक में रो एक में 2 रो, एक की हाइट l एक की हाइट x, तो इसका मतलब ए पर जो दाब होगा वो कितना होगा, पी नोट प्लस रो जी एल प्लस 2 रो जी एक्स, दोनों का दाब आ गया इक्वल टू पी बी, बी पे कितना पी नोट प्लस 3 रो जी एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। तो ये मेरे पास, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये वाला तो है ना, ये हमें पता है वी नो, ये हमें पता है क्या होता है इस पॉइंट पे दाब, ठीक। तो हमने उसी कंसेप्ट के हिसाब से यहां पर भी दो कॉलम हो गए एक तरह से, तो इस पॉइंट पे दाब लिख लिया, रे पर दोनों ए और बी के दाब बराबर होंगे, तो खत्म करो इसको, रोजियल प्लस 2 रो जी एक्स 3 रो जी एल 3 रो जी एक्स, 3 रो जी एक्स इधर आएगा तो 5 रो जी एक्स आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 रो जी एल आ जाएगा, रो जी से रो जी गया तो x बराबर आ गया 2l/5, यानी कि ये पॉइंट यहां से इतना ऊपर खिसक जाएगा और ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारी x हो गई, ये डिस्टेंस हमारी x हो गई, और x खिसक जाएंगे, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे नए इतनी दूरी पर जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे 2l/5 पर, 0.4l कह सकते हैं। ओके, चलिए दाब के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम देखते हैं कि भाई आपको दिया हुआ है कि ये एक नली है, इस नली में एक 2 रो लिक्विड भरा हुआ है, 2 रो डेंसिटी का, ठीक, ये रो डेंसिटी का लिक्विड है बेटे, ये दोनों एक ही लेवल तक ऐसे भरे हुए, बीच में क्या है, ये सेपरेटर है, ये क्या है, सेपरेटर। इस सेपरेटर को हमने हटा दिया, जब हमने इसको हटाया तो ये भारी है, ये इसको धकेलेगा आगे, ये हल्का ही ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जब इसको दबाएगा ये ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ने पर कितना कोण ये चढ़ जाएगा वो एंगल निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ ले, क्योंकि मैं इसमें नया डायग्राम बनाऊंगा जब हम इसमें सोल्व करेंगे, लेकिन पहले समझ लो कि क्या दिया हुआ है, एक 2 रो का दिया हुआ है, एक रो का, एक डेंसिटी, जब इसे हटा देंगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला कितना ऊपर चला गया, कितना। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। ये भी कह सकते हैं। तो रियलिटी में ये नीचे आएगा, तो अगर ये नीचे आ गया तो ये सब मिटा देंगे यहां से। तो मान लो कि ये नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया, यहां से नीचे आता गया और ये नीचे आया, तो यहां से नीचे आते आते ये ऊपर चलता गया, ये ऊपर चलता गया, ठीक। तो ये यहां पर आकर के रुक गया, तो यहां पर आकर के रुका, तो ये एंगल थीटा यही मुझे निकालना है। तो ये पॉइंट यहां तो नहीं रहेगा, ये यहां से हट जाएगा, ये सेपरेटर तो हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो ये इक्विलिब्रियम वाला बिंदु भी अब यहां की बजाय कहां पहुंच जाएगा, ये वाला बिंदु भी यहां से शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से शिफ्ट होकर के कहीं मान लो यहां तक ये ऊपर चला गया, और बेटा यहां से ही ऊपर चला गया, मतलब यहां से
यहां पर आ गया, यहां पर आ गया ये लिक्विड, यानी कि अब जो है ये वाला पॉइंट यहां आ चुका है। ये लिक्विड इतना चला गया, ये ऊपर चला गया, ये थीटा घूम गया। अगर ये थीटा घूम गया तो ये कितना होगा कि ये भी थीटा होगा भाई, थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो ये पता है कि हाँ अगर मैं कहीं भी इसमें आप दो दाब बराबर करने, कोई भी दो दाब बराबर कर लो, मान लो आप इसके किसी भी इस पॉइंट पे दाब लिखो या इस पॉइंट पे, सबसे अच्छा है कि यहाँ पे लिख लो। मान लो इस पॉइंट को ए लिखा, तो ए पर दाब लेफ्ट साइड से पड़े और राइट साइड से पड़े, किधर से भी निकालो बराबर ही आना है ना। इधर वाले लिक्विड से देखो या उधर वाले से देखो बराबर है, तभी तो रुका हुआ है लिक्विड, तभी तो रुका हुआ है, कहीं पे भी निकाल सकते हैं। मान लो आप इस पे यहाँ पे दाब निकालो, तो इधर वाले से भी निकाल लो और उधर वाले से भी निकाल लो, क्या दोनों बराबर होंगे? यस। तो हम यही करेंगे कि भाई एक का, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड के लेवल से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट, यानी कि इसकी ये हाइट चाहिए एक, तो मान लो ये हाइट है h1 है ना, मान लो ये हाइट क्या है h1 है। एक इसकी ये वाली ऊंचाई चाहिए, मान लीजिएगा ये हाइट क्या है h2, और एक इसकी ये वाली ऊंचाई चाहिए, मान लीजिएगा ये ऊंचाई क्या है h3। ठीक, तो A पर इसके कारण भी दाब और A पर इस ऊंचाई और इस ऊंचाई के कारण भी दाब, दो लिक्विड हो गए इतनी गहराई पर, तो दोनों का दाब निकाल के जुड़ जाएगा और आ जाएगा आंसर, है ना। तो यानी कि मैं कहूंगा कि साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में, यानी कि क्या होगा, PA फ्रॉम लेफ्ट साइड बराबर PA फ्रॉम राइट साइड, इधर से बराबर होंगे तभी तो रुका होगा, है ना। तो A पर दाब, चूंकि पूरी ट्यूब बंदी है, तो इधर से दाब कितनी ऊंचाई के कारण पड़ रहा, 2 रो G H1 के कारण, और उधर से 2 रो G H2। भाई यहां पर तो देखो दाब, तो 2 रो है, इसका भी तो 2 रो ही है ना, प्लस उधर से उसका भी पड़ रहा है रो G H3 के कारण। ध्यान दे, रो जी कट गया, यानी कि 2H1 बराबर 2H2 प्लस H3, यानी कि हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है वो ये लग चुका है। आगे तो हमें H1 H2 H3 के साथ केवल ज्योमेट्री लगानी है, मैथ लगाना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। लगाते हैं, उसको भी करते हैं। उसको करने के लिए क्या करना है भाई, H1 H2 H3 की वैल्यू देखते हैं क्या क्या होंगी। ध्यान दे, क्या अगर मैं बात करूं, ये रेडियस है, ये थीटा, ये भी थीटा है, क्या ये आर कोस थीटा है और ये आर साइन थीटा है, और ये पूरी आर है, ये आर साइन थीटा है। क्या अगर मैं बात करूं H1 की, तो H1 को लिखा जा सकता है आर माइनस आर साइन थीटा, H1 को तो ये लिख सकते हैं आर माइनस आर साइन थीटा। ठीक, अगर मैं बात करता हूं H2 की, यहां देखो H2 तो ये है, ये कितनी है R है, क्या ये R कोस थीटा होगी, और ये R है, तो दिस इज व्हाट, ये इतनी लंबाई किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक, ये है R कोस थीटा, R कोस थीटा। तो H2 कितनी आ गई, तो H2 आ गई R माइनस R H3 की। बेटे H3 को देखो ध्यान से, H3 में ये लंबाई R cos थीटा और ये R sin थीटा हो गई। हाँ, यहां देखो ये तो R cos थीटा है, अब ये देखो ये भी R है, ये R cos थीटा, ये R sin थीटा, तो R sin थीटा प्लस R cos थीटा इक्वल टू H3, यानी कि H3 की वैल्यू किसके बराबर बैठ गई, H3 बैठ गया आपका R cos थीटा प्लस R sin थीटा। तो थीटा तो निकालना और थीटा में अपनी H आ गई, तो यहाँ पे वैल्यूज रखनी है सब अपने को, है ना। चलो जी सॉल्व करते हैं भाई, चलो जी H1 कितना है, R माइनस R sin थीटा बराबर H2 कितना है 2 R माइनस R cos थीटा
प्लस h3 कितना है, r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा, यही तो हुआ भाई। ये सारी वैल्यूज यहां उठा के रखनी, तो आगे सोल्व तो करना। अब ये डायग्राम में तो रोल खत्म हो गया, अब ये डायग्राम का रोल तो निमट गया। या ऐसे समझ लो कि मैं जरा वाला मिटा देता हूं पहले। चलो जी सोल्व करते हैं। h1 h2 h3 की वैल्यू हमने रख दी है। या अगर बहुत ध्यान से देखो तो सब में से r कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, है ना। r कॉमन लेके काट ही दो, उड़ा दो सबका r। तो यहाँ 2 बच रहा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कितना हुआ भाई, देखो ध्यान से, ये 2 साइन थीटा उधर चला जाएगा और ये 2 कोस थीटा में से गया, तो ये 2 से 2 तो उड़ा दो, माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये माइनस के कोस थीटा, छम्मा छम्मा, तो ऐसा ले लो, बल्कि 3 अभी ले लो इसको यहाँ पे, माइनस के 3 साइन थीटा बराबर कोस थीटा, उड़ जाएगा इससे, तो साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1/3, और यहां से आप कह सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/3। क्या मैं ये कह सकता हूं कि थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3, ठीक। तो जब मुझे थीटा आ गया है तो वो ये भी पूछ सकता है कि कितना चाप घूम जाएगा, तो r इंटू थीटा हो जाएगा। ये लंबाई भी तो निकाल सकते हैं ना, कितना चाप घूम गया, r थीटा घूम गया, लो थीटा निकाल चुके हम, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि दाब के सवालों को कहीं पे भी जोड़ा जा सकता है, बस आपको अच्छे तरीके से दाब लिखना आना चाहिए, है ना। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि भाई मान लीजिएगा ये नली है, इस नली में पानी भरा हुआ है और इस नली में पानी यहां तक भरा हुआ है ना। इस नली में पानी भरा हुआ है, ये इसकी ऊंचाई है L, तो बताओ यहाँ पे दाब कितना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बताओगे, रो जी L, ये तो बताओगे दाब। अगर मैं कहूं कि मैंने इस नली को ऐसे कर दिया, इस नली को कैसे कर दिया, ऐसे, अगर मैंने इस नली को ऐसे किया, ठीक, और ये एंगल मैंने दे दिया 37 डिग्री, ये L ही है, तो बताओ यहाँ पे दाब कितना होगा इस पानी के कारण। तो अब यहाँ पे जो दाब लिखोगे ना, रो जी, अब ये वर्टिकल हाइट की जरूरत पड़ती है इस h की, तो ये h कितनी हो जाएगी, L साइन 37, L साइन थीटा बेसिकली, तो कितनी आ गई 3L/5। तो यहाँ पर अब h आएगा और इस h की वैल्यू रखी जाएगी रो जी इंटू 3L/5। इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि हमें उस लेवल से वर्टिकल हाइट की जरूरत पड़ती है, उसको हमें यहाँ दाब को लिखने में हेल्प करता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 नलियां दे रखी है, यहां से खुली हुई है, यहां से खुली हुई है, यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है 6 रो, इसकी डेंसिटी है 3 रो। तो यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से हवा का दाब शायद इतना ज्यादा है कि इस पानी को बाहर नहीं देने दे रहा है, इस लिक्विड को बाहर नहीं गिरने दे रहा है ना। ये लिक्विड हल्का है, यानी कि हवा का दाब इतना ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे खुला हुआ है, यानी कि यहाँ पे दाब P0 है, तो A पे दाब कुछ और होगा, B पे दाब कुछ और होगा, और यहाँ पे P0 है, वापस यहाँ पे खुला हुआ है। तो आपको कह रहा है कि A और B पर दाब बताना है और ये थीटा भी बताना है कितना होगा। इसकी डेंसिटी रो है, 6 रो है, 3 रो है। ओके, तो देखो अगर मैं A पे प्रेशर की बात करूं, A पे दाब की बात करूं, तो बहुत ध्यान से देखो, ये 2 है तो इसकी ऊंचाई लेंगे ये वाली, तो 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा लेंगे ये वाली हाइट इसके लिए। लेकिन यहां पे P0 है, तो यहां पे दाब घटेगा बढ़ेगा, यहां पे दाब P0 माइनस दिस, तभी तो यहां पे कम है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है, तो P0 माइनस ये ऊंचाई की वजह से दाब घट जाएगा। भाई मान लो हम अभी तक करते थे, ये P0 जुड़ जाता था, क्योंकि यहां तक आते दाब बढ़ जाता था। अगर मैं कहूं कि मैं P0 ये है ऊपर जा रहा हूं, तो वो तो दाब कम हो जाएगा ना उसमें, है ना। तो P0 माइनस कितना, रो जी इंटू 2 साइन थीटा, माइनस इंपॉर्टेंट है भाई, ये P बराबर P0 माइनस 2 रो जी, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यों आया, क्यों, क्योंकि इस लेवल पे प्रेशर P0 है, ऊपर अगर यहाँ पे कम होगा तभी तो यहाँ पे रुक पाएगा, तो P0 माइनस इतनी हाइट का प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझने वाला पॉइंट है, ठीक है।
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भी जितना पी नोट से नीचे जा रहे हैं और बढ़ता जा रहा है, ऊपर जाएंगे तो कम भी हो जाएगा उस लेवल से। तो ठीक है, अब पी बी की बात करते हैं। पी बी पर प्रेशर इधर से देखो और इधर से भी दोनों तरफ से आ सकता है, तो दो तरह से लिख सकता है, इधर से भी लिख सकता है और इधर से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इधर से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इधर से लिखूंगा तो पी नोट प्लस 3 रो, देखो उसकी वजह से पी नोट और उसमें इतनी ऊंचाई जुड़ गया 3 रो जी। कौन सी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये वाली, ये 2 मीटर दे रखी तो उसको 2 लिख लेंगे। ठीक, सिक्स रो जी इंटू ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है 2 साइन थीटा, ध्यान दें इस चीज को। तो यहां पे ये प्रेशर पी बी पर 6 रो जी इंटू 2 साइन थीटा, इंटू 2 साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, पी ए लिख दिया, पी बी लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें इसमें पी ए पी बी तो लिख दिया, लेकिन थीटा तो पता होना चाहिए। थीटा पता होगा तभी तो कर पाएंगे हम इसमें कुछ। तो थीटा को निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं भाई, थीटा को निकालने के लिए इस पॉइंट पर प्रेशर जब हम लिख रहे हैं तो इस वाली नली के कारण लिखो, और ए पर जो प्रेशर है वो भी लिखा जाएगा प्लस पी ए। ध्यान दें इस चीज को, प्लस पी ए भी आएगा भाई। इस पॉइंट पर प्रेशर इधर से लिख लो पी नॉट प्लस दिस, इस पॉइंट पर प्रेशर इधर से लिखूंगा तो पी ए प्लस दिस, ए पे जितना प्रेशर है प्लस दिस। ओके, तो यहां से आ गया पी नॉट प्लस 3 दूनी 6 रो जी बराबर 6 दूनी 12 रो जी साइन थीटा। पी ए की वैल्यू ये रही, पी नॉट माइनस 2 रो जी साइन थीटा। अगर आप ये लिखने में कामयाब हो गए तो इस सवाल में कुछ भी नहीं बचा। मैं फिर कह रहा हूं, इसको लिखने आने चाहिए दाब, ये दाब की लिखने की प्रैक्टिस ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, तभी तो आप आगे सवाल कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने सवाल को लिया, अभी दाब सही से लिखो। देखो ए पर दाब इस पर लिखना है, यहाँ पे पी नोट है तो यहाँ कम होगा, कितनी ऊंचाई से कम हो जाएगा, माइनस रो जी एच से, है ना भाई। अगर आप यहाँ पे दाब लिखना चाहोगे तो यहाँ पे दाब किस किस के कारण लिखोगे, पी ए के कारण भी, पी नोट प्लस और इसके कारण भी लिखोगे, लेकिन अगर इसका ही लिखना तो माइनस हो जाएगा ना इतने का पी नोट में से, तो इसलिए हमने इसको माइनस किया। अब इस पर दो तरह से, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लिख सकते हैं दाब इस वाली ऊंचाई के कारण भी, तो 6 रो जी और इक्वल टू 6 में से 2 गए 10 रो जी साइन थीटा, ये कट गया तो साइन थीटा बराबर आ गया 6/10 3/5 दैट इज साइन 37। तो थीटा आ गया 37 डिग्री। अगर मैं बात करता हूं ए की तो पी ए, बस यहां साइन 37 रख दो, पी ए बराबर पी नोट माइनस रो जी इंटू 2 साइन 37 बराबर कितना आ गया, साइन 37 का मतलब 3/5, 3 दूनी 6 लिखे, पी नोट माइनस 6 रो जी बाई 5। दिस इज द पी ए एंड आंसर। पी बी की बात करें तो पी बी में तो कोई टेंशन ही नहीं, लिख चुके हम पहले ही, चाहे वो लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है, पी नोट प्लस 6 यानी कि पी नोट प्लस 6 रो जी, ये आंसर है। ठीक है, अगर इन्हीं सवालों में बोल दिया कि ए और बी के एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, ये तो एब्सोल्यूट हो गए मतलब टोटल प्रेशर। अगर बोले कि इन पर एक्सेस प्रेशर कितना है तो पी नोट हटा दो, यहां से माइनस कर दो पी नोट को, 6 रो जी एक्सेस प्रेशर है इन पर, है ना, इस पर कितना आ जाएगा पी नोट जी, तो माइनस में ही है क्या एक तरह से, है ना। तो इस तरीके से हम इनमें वैल्यूज को निकाल सकते हैं।
मैं फिर कह रहा हूं एक बार, ये माइनस को अच्छे से समझेंगे ध्यान से। और पी बी की वैल्यू को दो तरीके से लिखा जा सकता है, इधर से भी इधर से भी। इस वाली की तरफ से भी लिख सकते हैं, इस वाले की तरफ से लिख सकते हैं, तो दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए। ये इक्वेशन से साइन थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा तो अपना पी ए भी निकल जाएगा। इस तरीके से इसमें सवाल में कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दाब लिख पाना। ओके और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्टिकल हाइट ली जाती है बेटे, वर्टिकल हाइट है ना, ये नहीं ली जाएगी कभी सोचो, ये ली जाएगी जो कंपोनेंट जो वर्टिकल हाइट है, लंबवत ऊंचाई जो है। चलो बेटे किसी कंटेनर में अगर मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, किसी क्यूब में मान लिया, किसी बर्तन में, तो उसकी दीवारों पर बल लगता है, उसके फर्श पर भी बल लगता है। उसकी वजह से अगर मैं बोलूं सतह पर, सरफेस पर, ये जो पृष्ठ है, फर्श है इसका, अगर इस पर बल बताओ तो इस पर तो बल आप बता सकते हो, बल बराबर कितना P × A। और ये बल कितना होगा, यहाँ पे ये ऊंचाई इतनी है, यहाँ पे प्रेशर हर एक बिंदु पर सेम होगा। क्या हर बिंदु पर प्रेशर ρgh होता है, ρgh, और जितना ये एरिया होगा A × B, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इसका आंसर आ जाएगा कि इसके सरफेस पृष्ठ पर जो बल होगा ये प्रेशर इनटू एरिया। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर प्रेशर ρgh होगा, सब जानते हैं। बच्चा बता देगा इसको तो आंसर को, है भाई प्रेशर इनटू एरिया, एरिया कितना AB और प्रेशर इनटू एरिया आ गया। यही आपका क्या है, mg तो है ये, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये mg तो है, ये क्या हो गया वॉल्यूम, रो इनटू ABH, ये वॉल्यूम हो गया, ये h, ये हो गया mg, ये mg तो हुआ। तो ये तो होता है पूरा भार, बल mg के बराबर तो लग रहा है इस पे, इस तल पे। तो ये तो आपको सबको पता है कि भाई इस तल पे इसके भार के बराबर ही बल लग रहा है। या प्रेशर इनटू एरिया कर दो। क्यों कर रहे हैं प्रेशर इनटू एरिया? क्योंकि हर बिंदु पे प्रेशर सेम है और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है बेटे कि फोर्स ऑन ABCD वाल। ABCD वाल कौन सी है बेटे? ये ले लो, ABCD वाल। ये ABCD वॉल पर बल बताना। क्या इस पर भी बल निकाल सकते हैं आप आसानी से? क्या प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटे? ρgh। अभी तो उतनी गहराई पर है, इसी पॉइंट पर है। अलग अलग ऊंचाई पर ये दाब अलग अलग है, और जितनी ज्यादा गहराई पर उतना ज्यादा दाब, जितनी कम गहराई पर उतना कम दाब, और यहाँ पर और कम, यहाँ पर और भी कम, यहाँ पर सबसे कम, है ना। तो यानी कि इसके सरफेस पर, बिंदु पर, हर पॉइंट पर दाब की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। हर ऊंचाई के वाले बिंदु पर दाब की वैल्यू अलग अलग है। तो कौन सा दाब ले भाई? फिर कौन सा दाब ले? तो इसका मतलब जब दाब ही नहीं पता तो फिर कैसे निकालेंगे हम भाई किसी बिंदु पर, है ना। लेकिन हमें पता कि एक लेवल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, ये भी पता है। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, एक छोटे से लेवल पर एक स्ट्रिप ले लो, वहां पे दाब समान होंगे सबके, लेकिन हाँ उसके ऊपर और उसके नीचे दाब अलग अलग होंगे। तो इसकी हर एक बिंदु पे दाब समान ना होने के कारण हमारे लिए बल निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई मान लो आप यहां से y नीचे गए, y नीचे जाकर के आपने ये एक स्ट्रिप ली, इसके इस लेवल पे सब बिंदु पे दाब समान होगा, लेकिन इसके ऊपर इसके नीचे दाब अलग अलग होंगे। इसकी थिकनेस मान लीजिएगा आप dy मान लीजिएगा। तो यहां पर, और ये कितनी है b, तो इसका एक छोटा सा एरिया भी आ गया b इंटू dy आ गया। ओके, अब इस पॉइंट पे प्रेशर लिख देंगे, इनटू इसका एरिया कर देंगे, तो इस पॉइंट पे बल आएगा। यानी कि बल जो होगा हर बिंदु पे अलग अलग होगा, बल होगा हर बिंदु पे अलग अलग। तो सारे बलों को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, बल की जो दिशा, जैसे इसको तो बल की दिशा नीचे की तरफ, इस पे बल लगेगा बाहर की तरफ, कॉमन सेंस है। बल कैसे लगेगा? सरफेस के लंबवत लगेगा बाहर की तरफ बल, इस लिक्विड से दीवार पर। तो सारे बल एक ही तरफ होंगे, छोटे छोटे सारे बल निकाल लेंगे। तो क्या करना है, एक छोटा सा बल निकाला DF, वो क्या होगा P इंटू DA। P क्या हो गया? ρg, कितनी गहराई पर निकाल रहे? y गहराई पर। एरिया कितना हो गया? B इंटू dy। ठीक, तो DF बराबर ρg B y dy। क्या मुझे सारे ऐसे बल जो होंगे इस सरफेस पर, क्या वो ऐसे ही लग रहे होंगे? है ना, इधर लग रहे होंगे सारे। तो सारे बल एक ही दिशा में होने की वजह से जोड़ देंगे तो कर दो भाई, जोड़ दो, इंटीग्रेशन कर दो, है ना। जब y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू 0 है, तो यहां पर प्रेशर मान लीजिएगा, अभी सिर्फ हम लिक्विड का चाह रहे हैं, केवल लिक्विड का चाह रहे हैं,
वैसे तो पी नोट होगा यहाँ पे, ऊपर से पी नोट तो हम जोड़ देंगे, लेकिन बिना पी नोट के निकाल रहे केवल लिक्विड का, कि मान लो y0 तो फोर्स 0, और क्योंकि लिक्विड का फोर्स तो 0 हो गया, और y बराबर h है, अगर y कहां तक चला जाएगा, y कहां तक चला जाएगा, h तक, h गहराई तक चला जाएगा, तो टोटल फोर्स निकाल लेंगे। तो कितना आ गया, f बराबर, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, df का इंटीग्रेशन f आएगा और f आ जाएगा ये, तो रो जी बी, और y का इंटीग्रेशन y²/2, इसकी लिमिट 0 से h, तो रो जी बी h²/2, दिस इज द फोर्स ऑन ए बी सी डी वॉल, ये ऐसे निकाला जाएगा। रट भी सकते हैं इस फॉर्मूले को कि किसी भी सरफेस, वर्टिकल सरफेस पे जो बल होगा रो जी बी h²/2 आता है ना। अच्छा, इसको रटने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक, वैसे तो ऐसे करना पड़ू, देखो बहुत ध्यान से देखो इसको, अगर मैं इस बल को देखूं कि रो जी h/2 इंटू बी एच, ऐसे लिखा जा सकता है, रो जी एच इंटू बी एच, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, यस। तो ये क्या है, एरिया दीवार का, जो दीवार का एरिया है बी इंटू एच, यस। ये क्या है, यहां पे प्रेशर कितना है इस लिक्विड का, 0, यहां पे प्रेशर कितना है लिक्विड का इस सरफेस पर, यहां पे प्रेशर कितना है इस वाले पर, रो जी एच, तो ये क्या कहलाएगा आपका एवरेज प्रेशर, पी एवरेज 0 प्लस रो जी h/2, क्योंकि आप एब्सोल्यूट प्रेशर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग है, तो ये क्या आ जाएगा, आप कह सकते हैं कि पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ वॉल, दीवार का, तो एवरेज प्रेशर है ना। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज प्रेशर डायरेक्ट निकालना है बिना इंटीग्रेशन करे, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी सारे सवालों में कर सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि आपको पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ द वॉल से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो एवरेज प्रेशर कैसा होता है, यहाँ पे प्रेशर 0, यहाँ पे प्रेशर रो जी एच, अभी हम एटमोस्फेयर का नहीं लिक्विड की वजह से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर 0, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर रो जी एच, तो टोटल को मिला के एवरेज कर दिया, रो जी h/2, 0 प्लस रो जी h/2 इंटू दीवार का एरिया, है ना। मेरे कहने का मतलब इसमें यह है, इस एवरेज प्रेशर के शॉर्ट ट्रिक से, इस शॉर्ट ट्रिक से मतलब यह है बेटे कि अपने पास अगर कंटेनर के अंदर मान लिया कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ, और अगर मैं कहूं कि यहां पर यह हाइट h1 है और यह हाइट h2 है, ठीक, यह हाइट h1 है और यह हाइट h2 है, तो बताओ इतने हिस्से पर कितना फोर्स लग रहा है। तो h1, तो फोर्स निकालने के लिए आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को लगा देंगे, पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ वॉल, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ वॉल जितना भी मान लीजिएगा एरिया आएगा, ए आ रहा है, कितने एरिया पे निकाल रहे हैं, फोर्स कितना है, तो क्या आएगा, रो जी h1 प्लस रो जी h2/2, दोनों का एवरेज ले लेंगे, इतनी गहराई पर इतनी गहराई पर, इंटू एरिया, बाई 2, ठीक। तो इस तरीके से रो जी h1 प्लस h2/2 आप कह सकते हो, हाइट का एवरेज भी बोल सकते हो। वास्तव में एरिया, आपका एरिया कौन सा, जितने एरिया में आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि आपको डायरेक्ट बिना इंटीग्रेशन के भी आप डायरेक्ट इस फोर्स वाले फॉर्मूले को लगा करके सोल्व कर सकते हो। देखो आप इसी में पूरी दीवार पर लगा दो, h1 कितना हो गया, h1 कितना हो गया 0, h2 कितना हो गया h, है ना, एरिया कितना हो जाएगा b इंटू एच, और अगर मैं इसके हिसाब से लेकर के चलूं, इसके हिसाब से लेकर के चलूं, तो ये एरिया कितना जाएगा, ये b, और ये कितना जाएगा h2 माइनस h1, तो ये एरिया कितना ले लेंगे, b इंटू h2 माइनस h1, तो इतना फोर्स लग रहा होगा इसके इतने हिस्से पर, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से सवाल करना आसान पड़ेगा इंटीग्रेशन से बचने के लिए, लेकिन मैंने फंडामेंटल इंटीग्रेशन से समझाया आपको, क्लियर। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121
7 9 9